हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत मुगल साम्राज्य के तीसरे पार्ट को इस वीडियो में देखेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, शेरशाह सूरी के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी, अर्थात वह एक पक्का मुसलमान था किंतु धर्मार्ध नहीं था। शेरशाह सूरी के बारे में सत्य है कि वह एक पक्का मुसलमान था किंतु धर्मार्ध नहीं था। अब अगला प्रश्न है, अकबर के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन वजीर के रूप में नियुक्त नहीं था? तो इसका उत्तर है बहादुर खां उज़्बेक। अकबर के शासनकाल में शमसुद्दीन अतका खां टोडरमल एवं निज़ामुद्दीन खलीफा वजीर के रूप में नियुक्त था। बहादुर खां उज़्बेक वजीर के रूप में नियुक्त नहीं था। अब अगला प्रश्न है, हिंदुओं के प्रति अकबर की नीति के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका उत्तर है उसने जजिया और तीर्थ यात्रा कर दोनों हटाए थे। अकबर ने हिंदुओं पर से जजिया एवं तीर्थ यात्रा कर दोनों हटाया था। अकबर ने 1562 ईस्वी में दास प्रथा, 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर एवं 1564 ईस्वी में जजिया कर हटाया था। अब अगला प्रश्न है, नुस्खा-ए दिलकुशा, फिर से नुस्खा-ए दिलकुशा का लेखक कौन था? तो इसका उत्तर है भीमसेन सक्सेना। नुस्खा-ए दिलकुशा जैसे पुस्तक की रचना भीमसेन सक्सेना ने किया था। इस पुस्तक से औरंगजेब की शासनकालीन सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक स्थिति का उल्लेख मिलता है। अब अगला प्रश्न है, मीर सैयद अली और अब्दुल सम्मद किनके समय दरबारी चित्रकार थे? तो इसका उत्तर है हुमायूं और अकबर के समय। मीर सैयद अली और अब्दुल सम्मद हुमायूं एवं अकबर के समय के दरबारी चित्रकार थे। मीर सैयद अली एवं अब्दुल सम्मद ईरान का रहने वाला था। यह हुमायूं के साथ भारत आया था। अब अगला प्रश्न है, अकबर के स्थापत्य में इनमें से कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती? तो इसका उत्तर है लहरदार मेहराबे। अकबरकालीन स्थापत्य कला में लाल पत्थर, हिंदू तत्व एवं मकबरे के आसपास चारबाग शैली के उदाहरण प्राप्त होते हैं। अकबर के शासनकाल के निर्माण कार्यों में हिंदू मुस्लिम शैलियों का व्यापक समन्वय दिखता है। अबुल फजल ने दिल्ली के अकबर के विषय में कहा, सम्राट सुंदर इमारतों की योजना बनाता है और अपने मस्तिष्क एवं हृदय के विचार से पत्थर एवं गारे का रूप दे देता है। अब अगला प्रश्न है, अकबर के समय निम्नलिखित में से कौन सा सिक्का चांदी का नहीं था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, दाम जो है चांदी का सिक्का नहीं था। मुगल काल में मुख्य रूप से 3 प्रकार के धातु के सिक्के, सोने के मुहर, चांदी का रुपया एवं तांबे के दाम प्रचलन में थे। चांदी का रुपया ही मुगलकालीन अर्थव्यवस्था का आधार था। यह 175.5 ग्रेन का होता था। अकबर ने जलाली नाम का चौकोर आकार का रुपया चलाया। स्वर्ण का सर्वाधिक प्रचलित सिक्का इलाही एवं सबसे बड़ा सिक्का संसव था। टकसाल अधिकारी चौधरी कहलाता था। दैनिक लेन देन में तांबे के दाम का प्रयोग होता था। शाहजहां ने दाम और रुपये के मध्य एक नए आना
सिक्के का प्रचलन कराया था। अब अगला प्रश्न है, मुगल काल में नीचे लिखे किस विद्रोह की जड़ में कृषकों की समस्या थी? तो इसका उत्तर है सतनामी और जाट विद्रोह में। मुगल काल में सतनामी और जाट विद्रोह की जड़ में कृषकों की समस्या थी। यह दोनों विद्रोह मुगल बादशाह औरंगजेब के शासन काल में हुआ था। जाट नेता चूड़ामन एवं बदन सिंह ने मथुरा के निकट भरतपुर में स्वतंत्र जाट राज की स्थापना की थी। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दिल्ली में नादिर शाह के सैन्य अभियान की सफलता के लिए संभव कारण नहीं था? तो इसका उत्तर है आक्रमण सेना द्वारा बेहतर सैन्य प्रौद्योगिकी का प्रयोग। नादिर शाह ईरान का रहने वाला था। इसे ईरान के नेपोलियन के नाम से भी इतिहास में जानते हैं। नादिर शाह ने 1739 ईस्वी के कारनाल के युद्ध में मुगल शासक मोहम्मद शाह की सेना को पराजित किया था। इसने अपने साथ 2 लाख रुपये, मयूर सिंहासन आदि ले गया था। मोहम्मद शाह अंतिम मुगल शासक था जिसने मयूर सिंहासन पर बैठा था। अब अगला प्रश्न है, वह इमारत जहां हुमायूं का पुस्तकालय एवं खगोलीय वेधशाला स्थित थी? तो इसका उत्तर है दीन पनाह। हुमायूं ने दीन पनाह नामक पुस्तकालय का निर्माण दिल्ली में कराया था। इस पुस्तकालय से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हुई थी। हुमायूं की मृत्यु पर इतिहासकार लेन पुल ने कहा था, हुमायूं का अर्थ होता है भाग्यशाली लेखक, भाग ने इसका साथ कभी नहीं दिया था। अब अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट जहांगीर एक असाध्य रोग का मरीज था। किस रोग का? तो इसका उत्तर है पेप्टिक अल्सर का। मुगल सम्राट जहांगीर एक असाध्य रोग का मरीज था। 7 नवंबर 1627 ईस्वी में भीमवार नामक स्थान पर जहांगीर की मृत्यु हुई थी। उसे शहादरा में रावी नदी के किनारे दफनाया गया था। जहांगीर के दरबार में विलियम हॉकिंस, विलियम फिंच, सर थॉमस रॉ एवं एडवर्ड टेरी जैसे यूरोपीय यात्री आए थे। अब अगला प्रश्न है, कलंदर शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके नाम के साथ किया गया? तो इसका उत्तर है सैयद नजीबुद्दीन के नाम के साथ। कलंदरीय संप्रदाय की स्थापना नजीबुद्दीन कलंदर ने की थी, जो निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। सूफी शब्द अरबी भाषा के सूफ शब्द से बना है। इसका अर्थ होता है ऊनी वस्त्र। सूफी आंदोलन इस्लाम धर्म में उदार एवं रहस्यवादी विचारों का प्रतिनिधित्व करता था। अब अगला प्रश्न है, शेर शाह के अंतर्गत तांबे के दाम एवं चांदी के रुपये की विनिमय दर क्या थी? तो इसका उत्तर है 48:1। शेर शाह के अंतर्गत तांबे के दाम एवं चांदी के रुपये की विनिमय दर 48:1 थी। शेर शाह ने 178 ग्रेन का चांदी का रुपया एवं 380 ग्रेन का तांबे का दाम चलाया था। शेर शाह ने सोने का जो सिक्का चलाया था उसे असरफी कहा जाता था। शेर शाह ने अपने सिक्के पर अपना नाम, पद एवं टकसाल का नाम अरबी एवं देवनागरी लिपि में खुदवाया था। अब अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट अकबर ने किस स्थान पर इबादत खाना का निर्माण किया था? तो इसका उत्तर है फतेहपुर सिकरी में। मुगल सम्राट अकबर ने
फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना का निर्माण कराया था। इबादत खाना की स्थापना 1575 ईस्वी में हुई थी। इसमें विभिन्न धर्मों के आचार्यों आकर धार्मिक प्रश्नों पर वाद विवाद किया करते थे एवं जो सही होता था उसे अंतिम रूप से स्वीकार करते थे। इबादत खाना को हम पूजा गृह के नाम से भी जानते हैं। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही जोड़ा कौन सा है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात बैरम खान अकबर के समय का है। बैरम खां अकबर का संरक्षक था। बैरम खां के पतन में अतका खेल ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अतका खेल का संबंध राजमहल के महिलाओं के षड्यंत्र से था। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका अपने समकालीन मुगल बादशाह के साथ मिलान गलत हुआ है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी पृथ्वीराज चौहान और अकबर। इन दोनों का जो समय है वो गलत है। बाबर एवं राणा सांगा के बीच 17 मार्च 1527 ईस्वी को खानवा का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में राणा सांगा को पराजय का सामना करना पड़ा था। शाहजहां के शासनकाल में जूझर सिंह ने 1628 ईस्वी में विद्रोह किया था। इसके विद्रोह को 1636 ईस्वी में दबा दिया गया था। जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद औरंगजेब ने उत्तराधिकारी के अभाव में मारवाड़ पर मुगल साम्राज्य का कर्ज होने के आरोप लगाकर इसे खालसा के अंतर्गत कर दिया था। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी चंगेज खां बनाम अलाउद्दीन खिलजी। बाबर एवं राणा सांगा के बीच 17 मार्च 1527 ईस्वी को खानवा का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में राणा सांगा को पराजय का सामना करना पड़ा था। हुमायूं एवं शेर शाह के बीच 26 जून 1539 ईस्वी को चौसा का युद्ध हुआ एवं 17 मई 1540 ईस्वी को बिलग्राम का युद्ध हुआ था। इन दोनों युद्धों में शेर शाह ने हुमायूं को पराजित किया था। अकबर एवं हेमू के बीच 5 नवंबर 1556 ईस्वी को द्वितीय पानीपत का युद्ध हुआ था। इसमें हेमू को पराजय का सामना करना पड़ा था। इल्तुतमिश के समय 1221 ईस्वी में चंगेज खां मध्य एशिया के ख्वारिज्म के राजकुमार मंगबर्नी का पीछा करते हुए सिंधु नदी के तट पर आ गया था। अब अगला प्रश्न है, दिल्ली के मुगल साम्राज्य की नींव निम्नलिखित में से किस लड़ाई के परिणाम स्वरूप पड़ी? तो इसका उत्तर है पानीपत की पहली लड़ाई के परिणाम स्वरूप। पानीपत की प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुई थी। इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर भारत में मुगल साम्राज्य का नींव रखा था। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के जीत का मुख्य कारण माना जाता है बाबर का योग्य नेतृत्व, तोप का प्रयोग एवं तुलगामा नीति। अब अगला प्रश्न है, अकबर के आरंभिक दिनों में उसका रीजेंट कौन था? तो इसका उत्तर है बैरम खान। हुमायूं ने अकबर का संरक्षक सर्वप्रथम मुनीम खां को बनवाया था। बाद के समय में बैरम खां को अकबर का संरक्षक बनाया गया था। अकबर के शिक्षक का नाम अब्दुल लतीफ़ था, लेकिन अकबर पढ़ा लिखा नहीं था। इस प्रकार अकबर अनपढ़ था। अब अगला प्रश्न है, अकबर की एकमात्र किस दरबारी ने दिल इलाही को स्वीकार किया था? तो इसका उत्तर है बीरबल ने। अकबर ने 1581 ईस्वी में दीन इलाही धर्म चलाया था। इसे हम
तौहीद ए इलाही के नाम से भी जानते हैं। दीन ए इलाही धर्म को मानने वाला पहला एवं अंतिम हिंदू बीरबल था। बीरबल का वास्तविक नाम महेश दास था। इसे अकबर ने राजा एवं कवि प्रिय की उपाधि प्रदान की थी। अब अगला प्रश्न है, गीता का फारसी में अनुवाद किसने कराया था? तो इसका उत्तर है दारा सिकोह ने। गीता का फारसी में अनुवाद दारा सिकोह ने करवाया था। दारा सिकोह शाहजहां का पुत्र था। यह मुगल राज परिवार में सबसे अधिक विद्वान था। इसने भगवत गीता, योग वशिष्ठ, उपनिषद एवं रामायण का अनुवाद फारसी में करवाया था। इसने सीर ए अकबर अर्थात महान रहस्य नाम से 52 उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में करवाया था। अब अगला प्रश्न है, मुगल प्रशासन में खालसा का आशय क्या था? तो इसका उत्तर है स्वयं सम्राट के स्वामित्व की में भूमि। मुगल प्रशासन में खालसा का आशय था स्वयं सम्राट के स्वामित्व में भूमि। जिले के प्रमुख राजस्व अधिकारी के रूप में कार्य करने वाला आमिल खालसा भूमि से लगान एकत्र करता था। प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के अधिकार क्षेत्र में रहने वाली खालसा भूमि से प्राप्त आय शाही कोष में जमा कर दी जाती थी। संपूर्ण साम्राज्य का लगभग 20% क्षेत्र खालसा भूमि के अंतर्गत शामिल था। अब अगला प्रश्न है, जब्ती प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक उत्पादन का कितना अंश राज्य की मांग के रूप में निर्धारित किया गया था? तो इसका उत्तर है 1/3। अकबर की अपने शासनकाल के 15वें वर्ष लगभग 1570 से 71 ईस्वी में टोडरमल ने खालसा भूमि पर भू राजस्व की नींव प्रणाली, जिसका नाम जब्ती था, प्रारंभ किया था। इस प्रणाली में भूमि की पैमाइश एवं खेतों की मूल वास्तविक पैदावार को आंकने के आधार पर कर की दरों को निर्धारित किया जाता था। अब अगला प्रश्न है, मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की थी? तो इसका उत्तर है अकबर ने। मनसबदारी प्रणाली अकबर ने आरंभ की थी। मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था पूर्णतः मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी। अकबर की मनसबदारी व्यवस्था मंगोल नेता चंगेज खां की दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। मनसबदारी व्यवस्था के जारी होने का उल्लेख 1577 से मिलता है। नूरजहां का असली नाम क्या था? तो नूरजहां का असली नाम मेहरू निसा था। नूरजहां का असली नाम मेहरू निसा था। नूरजहां ने अपनी माता अस्मत बेगम की सहायता से गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी। नूरजहां के पिता का नाम गियास बेग था, जिसे जहांगीर ने एतमादुद्दौला की उपाधि प्रदान की थी। नूरजहां ने एतमादुद्दौला के मकबरे का निर्माण आगरा में कराई थी। यह भारत का पहला मकबरा है जो पूरी तरह से संगमरमर से निर्मित है। अब अगला प्रश्न है, बाबर के बाद मुगल सिंहासन पर बैठने वाला कौन था? तो इसका उत्तर है हुमायूं। बाबर के बाद मुगल सिंहासन पर उसका बेटा हुमायूं बैठा था। बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को हुई थी, तो वहीं हुमायूं 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को गद्दी पर बैठा था। 26 जून 1539 ईस्वी को चौसा के युद्ध में शेर खां ने हुमायूं को पराजित कर शेरशाह की उपाधि धारण की थी। हुमायूं की मृत्यु पर इतिहासकार लेन पुल ने कहा था, हुमायूं का अर्थ होता है भाग्यशाली, लेकिन भाग्य ने उसका साथ नहीं दिया था।
वो जीवन भर लड़खड़ाते रहा और लड़खड़ाते हुए उसकी मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अकबर द्वारा अपनाया गया सुधार उपाय नहीं है? तो इसका उत्तर है एकता प्रणाली। अकबर ने दास प्रथा 1562 ईस्वी में समाप्त किया था। जब्ती प्रणाली अकबर ने 1570 से 71 ईस्वी में प्रारंभ किया था। अकबर ने मनसबदारी प्रथा 1577 ईस्वी में प्रारंभ किया था। एकता प्रणाली का प्रारंभ दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश ने किया था। बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करने वाला मुगल शासक कौन था? तो इसका उत्तर है अकबर। 1572 ईस्वी में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। अकबर का पहला विजय 1561 ईस्वी में मालवा का विजय था, तो वहीं अकबर का अंतिम विजय 1601 ईस्वी में असीरगढ़ का विजय था। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लड़ाई में नादिर शाह ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को पराजित किया था? तो इसका उत्तर है करनाल। 1739 ईस्वी के करनाल के युद्ध में नादिर शाह ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह की सेना को पराजित किया था। नादिर शाह अपने साथ 2 लाख रुपया एवं मयूर सिंहासन लेकर चला गया था। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता था। अब अगला प्रश्न है, शेर शाह की मृत्यु कहाँ लड़ते हुई थी? तो शेर शाह की मृत्यु जो है कालिंजर में लड़ते हुई थी। शेर शाह की मृत्यु कालिंजर में लड़ते हुए हुई थी। शेर शाह का अंतिम विजय 1545 ईस्वी में कालिंजर का विजय था। कालिंजर विजय के समय एक विस्फोट में शेर शाह की मृत्यु हुई थी। शेर शाह को बिहार के सासाराम में दफनाया गया था। शेर शाह को अपने पिता से सासाराम की जागीर प्राप्त हुई थी। अब अगला प्रश्न है, औरंगजेब द्वारा किस सिख गुरु का वध किया गया था? तो इसका उत्तर है तेज बहादुर का। औरंगजेब द्वारा सिखों के 9वें गुरु तेज बहादुर को कठोर यातना देकर हत्या करा दिया गया था, क्योंकि उन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह ने औरंगजेब को फारसी भाषा में जो पत्र लिखा था उसे हम जफरनामा के नाम से जानते हैं। अब अगला प्रश्न है, शेर शाह द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड पंजाब को किसके साथ जोड़ती थी? तो इसका उत्तर है आगरा के साथ। शेर शाह द्वारा ग्रैंड ट्रंक रोड पंजाब को आगरा के साथ जोड़ती थी। पहले ग्रैंड ट्रंक रोड को सड़क-ए-आजम के नाम से जाना जाता था। शेर शाह ने 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः बसाकर इसे अपने साम्राज्य का प्रांतीय राजधानी बनाया था। अब अगला प्रश्न है, 1608 एडी में जहांगीर से मिलने के लिए आने वाले ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम दूत कौन था? तो इसका उत्तर है विलियम हॉकिंस। 1608 ईस्वी में जहांगीर से मिलने के लिए आने वाले ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम दूत विलियम हॉकिंस था। 1609 ईस्वी में हॉकिंस ने जहांगीर से मिलकर सूरत में बसने की इजाज़त मांगी, परंतु पुर्तगालियों के विद्रोह तथा सूरत के सौदागरों के विद्रोह के कारण उसे स्वीकृति नहीं मिली थी। अब अगला प्रश्न है, प्रयागनगर को इलाहाबाद अल्लाह के नगर का नाम किसने दिया था? तो इसका उत्तर है अकबर ने। प्रयागनगर को इलाहाबाद
अर्थात अल्लाह के नगर का नाम अकबर ने दिया था। मुगल बादशाह अकबर ने कौशाम्बी स्तंभ अभिलेख को इलाहाबाद में स्थापित कराया था। कौशाम्बी स्तंभ अभिलेख को हम प्रयाग स्तंभ अभिलेख एवं रानी के स्तंभ अभिलेख के नाम से भी जानते हैं। अब अगला प्रश्न है, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में पराजित किया था? तो इसका उत्तर है खातौली का युद्ध में। राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को खातौली के युद्ध में परास्त किया था। खातौली का युद्ध ग्वालियर के निकट हुआ था। यह युद्ध 1517 से 1518 ईस्वी में हुआ था। अब अगला प्रश्न है, किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया? तो इसका उत्तर है मारवाड़ के अजीत सिंह ने। मारवाड़ के शासक अजीत सिंह ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा था। अजीत सिंह के सेनापति का नाम दुर्गादास था। अब अगला प्रश्न है, औरंगजेब के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया? तो इसका उत्तर है पीटर मुंडी। शाहजहां के काल में यूरोपीय यात्री पीटर मुंडी भारत आया था, लेकिन औरंगजेब के समय में भी कुछ समय के लिए रहा था। अब अगला प्रश्न है, मुगल काल में जनपद अर्थात जिला क्या कहलाता था? तो इसका उत्तर है सरकार। मुगल काल में जनपद सरकार कहलाता था। प्रशासन की दृष्टि से मुगल साम्राज्य का विभाजन सूबों में, सूबे सरकार में, सरकार परगना या फिर महाल में बटे थे। परगने से जिले या फिर दस्तूर बने थे, जिसके अंतर्गत ग्राम होते थे जो प्रशासन की सबसे छोटी इकाइयां होती थी। गांव को मबदा या फिर दीवी कहते थे। मबदा के अंतर्गत स्थित छोटी छोटी वस्तुओं को नागला कहा जाता था। शाहजहां ने अपने शासनकाल में सरकार एवं परगना के मध्य चकला नाम की एक नई इकाई की स्थापना की थी। अब अगला प्रश्न है, मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल प्रतिनिधित्व करता है कौन? तो इसका उत्तर है भू राजस्व का। मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल भू राजस्व का प्रतिनिधित्व करता है। मुगल काल में भू राजस्व उपज का 1/3 भाग लिया जाता था, लेकिन शाहजहां के शासनकाल में उपज का 1/2 भाग लिया जाता था। मुगल काल में भू राजस्व वसूल करने का कार्य अमल गुजार नामक अधिकारी करता था। अब अगला प्रश्न है, दिल्ली में पुराना किला का भवनों का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका उत्तर है शेरशाह सूरी ने। दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण शेरशाह सूरी ने किया था। शेरशाह ने 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र को पुनः पटना के नाम से बसाकर इसे अपने साम्राज्य का प्रांतीय राजधानी बनाया था। इसने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था। इसे पहले सड़क आजम के नाम से जाना जाता था। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर रहा था? तो इसका उत्तर है औरंगजेब। औरंगजेब शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर रहा था। औरंगजेब ने दक्षिण भारत की शासन व्यवस्था की देखभाल हेतु औरंगाबाद को अपनी राजधानी बनाया था। औरंगजेब ने दक्षिण भारत की लगान व्यवस्था में सुधार मुर्शीद कुली खां के सहयोग से किया था।
मुर्शीद कुली खां को दक्षिण भारत का टोडरमल कहा जाता था। अब अगला प्रश्न है, उस राजपूत राजकुमारी का नाम क्या है जिससे अकबर ने शादी की थी? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, इनमें से कोई नहीं। आमेर के राजा भारमल, इसे हम बिहारी मल के नाम से भी जानते हैं, यह कछवाहा राजवंश का पहला राजपूत था जिसने सर्वप्रथम अपनी पुत्री की शादी अकबर के साथ की थी। भारमल की पुत्री का नाम हरखा बाई थी। शादी के बाद उसका नाम बदलकर मरियम उज़मानी किया गया था। इसी से अकबर का पुत्र सलीम का जन्म हुआ था, जो आगे चलकर जहांगीर के नाम से लोकप्रिय हुआ था। इस प्रकार जहांगीर की मां हिंदू थी। अब अगला प्रश्न है, कौन सी कला को जहांगीर द्वारा संरक्षण दिया गया था? तो इसका उत्तर है पेंटिंग को। पेंटिंग कला को जहांगीर द्वारा संरक्षण दिया गया था। इस प्रकार जहांगीर के काल में चित्रकला का सबसे अधिक विकास हुआ था। जहांगीर के दरबार में विशन दास, दौलत, मनोहर एवं उस्ताद मंसूर जैसे चित्रकार रहते थे। जहांगीर ने अपने चित्रकार विशन दास को फारस भेजा था। वहाँ राजा एवं उनके परिजन का चित्र बनाने के लिए उस्ताद मंसूर पशु पक्षियों का चित्रकार था। उसके चित्रों में साइबेरिया का बरला सारस एवं बंगाल में पुष्प सबसे अधिक प्रसिद्ध था। अब अगला प्रश्न है, जब बाबर ने भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय किस राजवंश का शासन था जो बाबर से पराजित भी हो गया था? तो इसका उत्तर है लोधी राजवंश। जब बाबर ने भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय लोधी राजवंश का शासन था जो बाबर से पराजित भी हो गया था। बाबर के 5वें आक्रमण के रूप में पानीपत के प्रथम युद्ध को देखा जा सकता है। 21 अप्रैल 1526 के पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के जीत का मुख्य कारण माना जाता है उसका योग्य नेतृत्व, तोप का प्रयोग एवं तुलगामा युद्ध नीति। अब अगला प्रश्न है, मुगल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? तो मुगल राजवंश के अंतिम शासक बहादुर शाह जफर थे। मुगल राजवंश का अंतिम शासक बहादुर शाह जफर था। इसे हम बहादुर शाह द्वितीय के नाम से भी जानते हैं। 1857 के विद्रोह के समय इसे पकड़कर रंगून भेज दिया गया, जहां पर 1862 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई थी। अब अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन किसके दरबार में थे? तो इसका उत्तर है अकबर के दरबार में। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन मुगल बादशाह अकबर के दरबार में रहता था। तानसेन का वास्तविक नाम रामतनु पांडे था। इसके गुरु का नाम हरिदास था। अकबर ने तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि प्रदान की थी। तो आज के लिए हम लोग यहीं रहने देते हैं। शेष प्रश्नों को हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे। तो यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।